दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सर कपिल देव की नहीं है। ये कहानी है हौसले की, हमारे इंडियन टीम के हौसले की। क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता, लेकिन किस तरह जीता ये हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स, इसी जर्नी को बयां करती है ये मूवी का फर्स्ट सीन बीसीसीआई ऑफिस का है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंडियन टीम को वर्ल्ड कप का न्योता आया है, लेकिन बीसीसीआई को इसकी कोई खुशी ही नहीं है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम तो कोई छोटी सीरीज भी नहीं जीत पा रही है। और यही वजह है कि जब इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर पीआर मान सिंह वहाँ पहुँचते हैं तो लोग इंडियन क्रिकेट टीम का मजाक बनाते हैं। वो आए तो थे प्लेयर्स का बैग लेने, लेकिन यहाँ से वो लेकर जाते हैं अपमान इंडियन क्रिकेट टीम का। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। अब अगले सीन में सभी प्लेयर्स इंग्लैंड जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ हमें प्लेयर्स के पासपोर्ट के थ्रू उनके बारे में पता चलता है। अब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड तो पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ उन्हें लेने कोई बस नहीं आती और वो सभी वहीं खड़े बस का इंतजार करते हैं। तभी वही थोड़ी देर में वेस्ट इंडीज की टीम एयरपोर्ट पहुंचती है, तो वहाँ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का काफी शानदार वेलकम होता है और बहुत से जर्नलिस्ट भी उनके इंटरव्यूज के लिए तैयार खड़े थे। वहीं कुछ जर्नलिस्ट उनकी फोटोज ले रहे होते हैं, पर उनकी बस उन्हें पिक करने आ चुकी थी और वो सभी वहां से चले जाते हैं। पर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम अभी तक अपनी बस का ही वेट कर रही थी। अब होटल पहुंचते ही कपिल देव प्लेयर्स को बताते हैं कि टूर्नामेंट से पहले 4 प्रैक्टिस मैचेस होने हैं, इसलिए इंडियन टीम प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। मदन लाल श्रीकांत को बोलते हैं कि यार तू सभी बॉल्स को खेलता है, किसी को तो छोड़ दे। इस पर श्रीकांत बोलते हैं मैं टुक टुक कर नहीं खेल सकता। इस पर कपिल देव मदन लाल को बोलते हैं तुम बस बॉल कराओ, क्योंकि श्रीकांत को डिफेंस करना नहीं आता। अब अगले सीन में हमें नजर आते हैं बलविंदर सिंह सिद्धू, जो बॉलिंग करते हैं सुनील गावस्कर के लिए। इस पर गावस्कर कहते हैं कि तुम्हारी बॉल तो दूर से ही नजर आती है कि इन स्विंग है या आउट स्विंग। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि जब सिद्धू बॉलिंग कराता तो उसकी फिंगर्स नजर आती थी। तभी वहां पर टीम मैनेजर पीआर मान सिंह आते हैं और बोलते हैं कि हमें आज़ादी तो 35 साल पहले मिल गई थी, लेकिन इज्जत नहीं। इसलिए इज्जत हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सीन शिफ्ट होता है वार्म अप मैच की तरफ, जिसमें इंडियन प्लेयर्स एक नॉर्मल लेवल तक भी नहीं खेल पाते और सभी एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस पर स्टेडियम में बैठा एक इंडियन जो कि इंग्लैंड में रहता है, कपिल देव पे तंज कसते हुए कहता है, अरे कोई मैच तो जीत के दिखाओ, तुम्हारी वजह से मजाक हमारा बनता है। वहीं कपिल देव के पास एक छोटा बच्चा पहुंचता है जो उनसे कहता है मैं भी एक फास्ट बॉलर हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तब कपिल देव कहते हैं अच्छा, तो तुम हमें अगले मैच में चीयर करने, हमारा हौसला बढ़ाने आओगे ना? तो वो छोटा बच्चा कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा मैच देखने नहीं आएंगे। उनका कहना है कि फालतू पैसे क्यों बर्बाद करना, वैसे भी इंडिया को तो हमेशा मैच हारना ही है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कपिल देव एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कहते हैं कि वो तो वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। इस पर रिपोर्टर सवालों की झड़ी लगाते हुए कहते हैं आप एक मैच तो जीत नहीं पाते, कोई एक मैच तो जीत के दिखाइए। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ, जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है और इंडियन टीम के प्लेयर्स का मैच देख रहे होते हैं, जो कि उनकी बॉलिंग देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग तो किसी के हाथ पैर तोड़ने लायक थी। ये देखकर श्रीकांत बोलते हैं कि हम मैच देखने आए थे, ना कि हॉरर मूवी देखने। अब सीन होता है एक बस का, जिसमें सभी इंडियन खिलाड़ी जा रहे होते हैं बकिंघम पैलेस।
बस के अंदर मैनेजर मान सिंह उन सभी को क्वीन से कैसे हाथ मिलाना है ये बताते हैं। तभी वहाँ पर यशपाल श्रीकांत को बोलता है कि तुम क्वीन को आंख मत मार देना। एक्चुअली श्रीकांत सर की आदत है आंखें झपकाने की। अब सभी पहुंचते हैं बकिंगम पैलेस। यहाँ क्वीन सभी प्लेयर्स से हाथ मिलाती हैं, लेकिन जब बारी आती है श्रीकांत की तो वो सच में ही उन्हें आंख मार देते हैं, लेकिन सभी इसे थोड़ी देर बाद इग्नोर कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सभी प्लेयर्स की तरफ जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले थे। सभी की पिक्चर ली जाती है। अब दिन होता है 9 जून 1983, यानी इस टूर्नामेंट का पहला मैच, और पहला ही मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया टॉस जीतता है। श्रीकांत काफी जोश में पहले बैटिंग करने के लिए उतरते हैं और उनके साथ होते हैं सुनील गावस्कर। अब वेस्ट इंडीज बॉलिंग करना शुरू करती है तो पहली कुछ गेंदें तो श्रीकांत खेल ही नहीं पाते और छोड़ देते हैं। फिर श्रीकांत और सुनील गावस्कर दोनों बहुत ही संभल कर खेलते हैं, लेकिन सुनील गावस्कर 21 रन पर ही आउट हो जाते हैं। अब पारी संभालते हैं यशपाल शर्मा और 89 रनों की दमदार पारी खेलते हैं और इस तरह यशपाल शर्मा के 89 रन और संदीप पाटिल के 36 रन के योगदान से भारत 8 विकेट खोकर 262 रन्स का सम्मानजनक स्कोर बनाता है। लेकिन ये स्कोर वेस्ट इंडीज जैसे टीम के लिए कुछ भी नहीं था। अब जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज टीम चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए इंडियन बॉलिंग के छक्के छुड़ा देती है, लेकिन कुछ ही देर में 49 पे एक विकेट गिरता है। फिर आते हैं वीव रिचर्ड्स, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, और इनका विकेट लेना यानी ये मैच अपने पाले में करने के बराबर था। पर तभी बारिश होने लगती है और मैच नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। अब अगले दिन भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इस मैच में रवि शास्त्री और रॉजर बिन्नी के 3-3 विकेट की बदौलत इंडिया ये मैच जीत जाता है और इंडियन टीम अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ खबर छपती है लकी विन फॉर इंडियंस, जिसका मतलब था इंडिया बाई चांस जीती है। ये सुनकर इंडियन टीम को दुख होता है। अब इस मैच के बाद 11 जून 1983 को भारत का दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे से था, इसलिए भारत का पक्ष भारी होने की वजह से भारत ये मैच बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। दोनों ही मैचेस जीतकर अब इंडिया का कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर चढ़ चुका था, जिसे देखकर मैनेजर मान सिंह कपिल देव से कहते हैं ये सभी प्लेयर्स लगता है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाने के लिए भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, जो कि शुरुआत से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ट्रेवर चैपल की ताबड़तोड़ बैटिंग की सहायता से 9 विकेट खोकर 320 रन्स का पहाड़ जैसा स्कोर इंडिया के लिए खड़ा किया। अब इंडियन टीम के हौसले पस्त पड़े हुए थे और बारी आती है इंडियन टीम की बैटिंग की। शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन जल्द ही विकेटों की झड़ी लग जाती है और एक के बाद एक विकेट गिरते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि कपिल देव भी जल्द ही आउट हो जाते हैं और इंडियन टीम 162 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जिसके बाद कपिल देव को मान सिंह की तरह लगने लगता है कि हमारे प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। इस मैच में हारने के बाद कपिल देव बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतने आए थे। अब चौथा मुकाबला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वैसे तो पहले मुकाबले में इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन इस मैच में वेस्ट इंडीज के स्टार वीव रिचर्ड्स ने तूफानी शतक लगाकर टीम इंडिया को पटखनी दी। वेस्ट इंडीज के लिए वीव रिचर्ड्स ने 146 बॉल्स में 119 रन्स की पारी खेली थी
और भारतीय टीम के लिए 283 रनों का लक्ष्य रखा गया। शुरुआत में भारतीय टीम ने काफ़ी मजबूती दिखाई, लेकिन हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ की तेज गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाई और 216 रनों पर ही सिमट गई और हम 66 रनों से हार गए थे। इस मैच में इंडियन टीम की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। मोहिंदर अमरनाथ तो चोटिल भी हुए। इस मैच के बाद इंडियन टीम काफ़ी होपलेस महसूस करती है और जब इंडियन टीम बस से जा रही होती है तो सभी बस की खिड़की से देखते हैं कि सभी देशों के फ्लैग्स लहरा रहे हैं, लेकिन इंडिया का एक भी फ्लैग वहाँ नहीं होता। पर तभी वहाँ एक छोटा बच्चा इंडिया का फ्लैग लहराता है। ये देखकर सभी प्लेयर्स की आंखें नम हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये सीन हमें काफ़ी इमोशनल कर देता है। इस इंसिडेंस को देखकर मानो प्लेयर्स को पता चल गया कि वो सभी ऑडियंस के सराखों पर हैं। अब आती हैं दीपिका, यानी कि कपिल देव की वाइफ रोमी मिलते ही कपिल देव को बताती हैं कि वो भारत की तरफ से ढेर सारी बधाई लेकर आई है उनके द्वारा 2 मैचेस के जीतने की खुशी में। लेकिन इस बात पर कपिल देव गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं केवल 2 मैचेस जीतने में खुशी नहीं मनाता। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम केवल 2 मैचेस जीतने पर ही खुश हो जाते हैं। मेरा इरादा वर्ल्ड कप जीतने का है और अब जो मैच होने वाला है ये हमारी तकदीर लिख देगा कि हम टूर्नामेंट में रहेंगे या निकाल दिए जाएंगे। ये मैच था जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे उस समय काफ़ी मजबूत टीम हुआ करती थी और अगर भारत ये मैच हार जाता तो उसका सेमीफाइनल का सपना चूर हो जाता और फिर वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल जाता। टॉस होता है और हमें बैटिंग मिलती है और कपिल देव ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि पिच पर घास है और अपने सभी प्लेयर्स को गाइड करते हुए बोलते हैं कि पिच पर घास है, हम सभी को संभल कर बैटिंग करनी होगी। मैं शावर लेने जाता हूँ और हो सके तो कोशिश करना कि मेरी बारी ही ना आ पाए। अब बैटिंग करने उतरी सुनील गावस्कर और श्रीकांत की जोड़ी, लेकिन बिना खाता खोले दोनों पवेलियन लौट गए। इसके बाद पिच पर उतरी मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल, पर मोहिंदर 5 रन और संदीप 1 रन पर आउट हो गए। जल्द ही यशपाल शर्मा के रूप में हमारा 5वां विकेट भी गिर जाता है, यानी कि टीम बेहद दबाव में थी। शावर लेकर आए कपिल देव ने जब प्लेयर्स से पूछा कि इतना शोर किस वजह से, तब मान सिंह बेहद दुखी होकर कहते हैं 9 रन पर 4 विकेट। ये सुनकर कपिल देव शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हम पिच छूकर जल्द ही लौट आते हैं। अब सारा दारोमदार था कैप्टन कपिल देव के ऊपर और ये क्या, एक के बाद एक विकेट। हमारे सभी प्लेयर्स सस्ते में ही अपना विकेट गंवाते जा रहे थे। इंडिया का स्कोर था 17 रन पर 5 विकेट। अब दर्शक भी जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन कपिल देव ने अपना बल्ला घुमाते हुए ऐसी पारी खेली जिसने सबको हैरान कर दिया, यानी 175 रनों पर नाबाद ताबड़तोड़ पारी और इंडिया ने लक्ष्य रखा 266 रनों का, जो कि जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ और इंडिया ये मैच 31 रनों से जीत गया। अब एक और मैच होना था ऑस्ट्रेलिया के साथ और इस मैच को जीतने के बाद इंडिया की जगह सेमीफाइनल्स में पक्की हो जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत टीम थी, पर हमने बड़ी ही आसानी से 129 रन पर उनके सारे विकेट गिरा दिए और ये मैच भी इंडियन टीम ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया था और ये मैच अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल्स में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंडिया के सामने था इंग्लैंड, यानी क्रिकेट का जन्मदाता और एक खतरनाक टीम। दिन 22 जून 1983, जगह मैनचेस्टर इंग्लैंड, और इंग्लैंड को उसी की जगह पर हराना
बहुत ही बड़ी बात थी। उन्होंने बैटिंग की शुरुआत की और कोई भी विकेट नहीं गिर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड की बैटिंग कमज़ोर हो रही थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन टीम ने 107 रनों पे उनके 3 विकेट चटका दिए और फिर इस तरह 213 रन पे उनकी पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। लेकिन ये स्कोर भी कम नहीं था क्योंकि सामने वाली टीम इंग्लैंड थी। अब बैटिंग करने आई इंडियन टीम विकेट बचा बचा कर खेल रही थी और हम बड़ी ही आसानी से ये स्कोर हासिल कर लेते हैं। इस मैच की जीत पर इंडियन टीम ऐसे खुश हो रही थी मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, लेकिन वहीं पर इंग्लैंड के सपोर्टर्स काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। हम इंडियंस से लड़ने लग जाते हैं क्योंकि हम ढोल बजा रहे थे और उन्हें ये रास नहीं आ रहा था। लेकिन आखिर में इन इंग्लैंडियों को दुम दबा के भागना ही पड़ा। अब पूरा इंडिया खुशी से झूम रहा था क्योंकि भारत ने वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली थी। दिन 25 जून 1983, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। दोनों ही टीमें लॉर्ड्स के मैदान में आ चुकी थीं। टॉस होता है और इंडियन टीम बैटिंग करने उतरती है। हमारे ओपनर सुनील गावस्कर और श्रीकांत दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब 92 पे हमारे 4 विकेट गिर जाते हैं तो कपिल देव बैटिंग करने के लिए उतरते हैं और काफ़ी अच्छे शॉट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जल्द ही वो भी आउट हो जाते हैं और अब हमारा स्कोर था 110 पे 5 और थोड़ी ही देर के बाद अब स्कोर हो जाता है 153 पर 8। अब ऐसा लग रहा था हमारी टीम कुछ ही ओवर में ऑल आउट हो जाएगी। कुछ देर बाद पिच पर उतरते हैं बलविंदर सिंह संधू, जो कि काफ़ी सैड होते हैं। अब सभी को पता होता है कि वो हमेशा मायूस रहते हैं क्योंकि उनकी मंगेतर ने उनसे शादी करने से मना कर दिया था और इस वजह से कपिल देव उनके पास जाते हैं और बलविंदर को समझाते हैं कि ग्राउंड से बाहर हमारे साथ जो भी हो उन सब को भुलाकर जब हम ये जर्सी पहनकर ग्राउंड पर उतरते हैं तब हमारा पूरा ध्यान मैच पे ही होना चाहिए। और इस तरह बलविंदर सिंह संधू की बहादुरी से इंडिया का स्कोर 153 से 183 पर पहुंच जाता है और वर्ल्ड कप में 183 का स्कोर कोई कम स्कोर नहीं माना जाता। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन टीम को ये भी लग रहा था कि ये स्कोर अकेला वीव रिचर्ड्स ही बना लेगा और इस वजह से सभी को लग रहा था कि हम ये मैच हार जाएंगे। लेकिन कपिल देव अपने सभी प्लेयर्स को समझाते हैं और बोलते हैं, जिस तरह हमने पूरी जान लगा के 183 रन बनाए हैं, उसी तरह हमें फिर से अपना पूरा एफर्ट लगाकर इन्हें एक एक रन बनाने से रोकना होगा। हम आज 183 के लिए नहीं बल्कि एक रन के लिए खेलेंगे। अब वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग करने उतरती है और शुरुआत से ही चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए इंडियन टीम के बॉलर्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कपिल देव की पत्नी रोमी, जो ये पूरा मैच देख रही थी, स्टेडियम छोड़कर बाहर चली जाती है क्योंकि वेस्ट इंडीज सपोर्टर्स में कुछ औरतें रोमी को बुली कर रही थी। लेकिन रोमी बुली करने से ज़्यादा इस बात से दुखी थे कि हम अच्छा नहीं खेल रहे थे और वो होटल चली जाती है। अब स्कोर था 57 पर 2 और बैटिंग करने उतरे वीव रिचर्ड्स, यानी कि क्रिकेट के भगवान। वीव रिचर्ड्स ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए जल्द ही 33 के स्कोर पे पहुंच जाते हैं। वो मदन लाल की गेंद पर 3 चौके लगा चुके थे, इसलिए कपिल देव किसी और को ओवर देने के बारे में सोच रहे थे। तभी मदन लाल ने उनसे एक और ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट की और उनका ये ओवर इंडियन टीम के लिए एक गोल्डन ओवर साबित हुआ। रिचर्ड्स ने गेंद को हल्का हुक किया और कपिल देव ने 20-25 गज पीछे जाकर बिल्कुल अपनी उंगलियों के टिप पर उस गेंद को कैच किया। तो इंडिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो।
अब वेस्ट इंडीज की टीम की हालत बदतर हो जाती है और उनका स्कोर था 100 रन पर 6 विकेट और ऐसा लगता है मानो वेस्ट इंडीज हार चुकी थी और ऐसा ही हुआ। वेस्ट इंडीज ने अपने घुटने टेक दिए और 140 रन पर वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करके हमने 43 रन से ये मैच जीत लिया और जिस टीम को लोग कमजोर समझ रहे थे वो वर्ल्ड कप जीत ले गई। अब लॉर्ड्स की बालकनी पर कपिल देव ने शैंपेन की बोतल खोली और नीचे नाच रहे दर्शकों को उससे सराबोर कर दिया। मज़े की बात यह है कि कपिल ये शैंपेन की बोतलें वेस्ट इंडीज़ के ड्रेसिंग रूम से लाए थे क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने तो जीत की उम्मीद ही नहीं की थी, इसलिए उनके ड्रेसिंग रूम में एक भी शैंपेन की बोतल का इंतज़ाम नहीं था। दरअसल बात यह है कि कपिल देव वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन से बात करने उनके ड्रेसिंग रूम में गए। वहां उन्होंने देखा कि वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी बहुत दुखी थे। वहां उन्होंने कुछ शैंपेन की बोतलें देखी। उन्होंने लॉयड से पूछा, क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? लॉयड ने कहा, तुम इन्हें ले जाओ। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को हराया बल्कि उनकी शैंपेन भी पी। अब जब भारतीय टीम मुंबई पहुंची तो मूसलाधार बारिश के बीच 50,000 लोगों ने वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्वागत किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हैदराबाद हाउस में टीम का स्वागत किया। इंदिरा गांधी से मिलने से पहले गावस्कर ने श्रीकांत से कहा, देखो तुम्हें आंख मारने और नाक हिलाने की बुरी आदत है। इंदिरा जी के सामने अपने पर काबू रखना और ढंग से पेश आना। श्रीकांत ने कहा, ठीक है। जब इंदिरा गावस्कर से बात कर रही थी तो श्रीकांत इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंख और नाक कोई हरकत ना करे। तभी मैंने देखा कि इंदिरा गांधी को भी श्रीकांत की तरह आंख झपकाने की आदत है। जब वो श्रीकांत के सामने पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखें झपकाई। तब तक श्रीकांत अपने ऊपर सारा नियंत्रण खो चुके थे। उनकी भी आंख झपकी और उन्होंने अपनी नाक भी चढ़ाई। अब सब लोग ये सोचकर परेशान हो गए कि कहीं इंदिरा गांधी ये ना समझ लें कि श्रीकांत उनकी नकल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मूवी 83 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।